जय हिंद। आज की वीडियो हम देखेंगे आखिर कैसे दहेज हमारे भारत का हिस्सा बना। देखिए, जब भी किसी चीज की शुरुआत की जाती है तो किसी अच्छे उद्देश्य से की जाती है, बाद में वो किसी भी क्रूरता का रूप ले ले, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो प्राचीन काल में कई प्रथाओं की शुरुआत हुई, मतलब कई परंपराओं की शुरुआत हुई, जिसमें से एक क्या थी, दहेज प्रथा। लेकिन उस समय इसको दहेज नहीं कहा जाता, गिफ्ट कहा जाता था, उपहार कहा जाता था। एक बाप अपनी बेटी को अपनी इच्छा स्वयं स्नेह से प्रेम से क्या देता था, उपहार देता था, गिफ्ट देता था, जिसे क्या कहा जाता था, स्त्री धन। इस स्त्री धन पर बेटियों का ही अधिकार होता था, उसके ससुराल पति वालों का कोई अधिकार नहीं होता था। वैदिक काल के समय में किसी दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। रामायण महाभारत के समय में किसी दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। माता सीता या द्रौपदी को जो मिला था ना, वो गिफ्ट ही था, उपहार ने, मतलब उपहार ही था, दहेज नहीं था। ये नहीं कि राजा राम जनक बीच सभा में चिल्ला रहा है, जनक ओ जनक 20 लाख लूंगा, बता धनुष तोड़ूं कि नहीं। इसका मतलब प्राचीन काल में दहेज था ही नहीं, उपहार था, गिफ्ट था। और वैदिक काल के समय जो था ना, वो पिता की संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार होता था। लेकिन जब साली अंग्रेज आए तो इन चोटों ने क्या किया, पिता की संपत्ति में से बेटियों का अधिकार ही खत्म कर दिया। अब पिता की संपत्ति में से इन्होंने बेटियों का अधिकार खत्म कर दिया। अब जिस घर में मेल उत्तराधिकारी नहीं होता था, अर्थात लड़का नहीं होता था, तो उसकी प्रॉपर्टी कहां जाने लगी, सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में। क्योंकि उन्होंने कानून तो बना ही दिया था कि लड़कियों का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। अब लड़कियों का कोई अधिकार ही नहीं होगा तो प्रॉपर्टी कहां जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में। तो इस संपत्ति को रोकने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में ना जाए, तो लड़कियों के बापों ने क्या किया, जिसको लड़का नहीं होता था, वो गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी के विवाह में ज्यादा से ज्यादा क्या प्रॉपर्टी देने लगे। ले जाओ भैया, हमारा बेटवा तो है नहीं, दामाद की काम आएगा। इसी चीज का फायदा उठा लिया क्या लोगों ने। लोग अब ऐसी लड़कियां खोजने लगे जिसका भाई ना हो, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, हमको मिलेगी। धीरे धीरे करके इस गिफ्ट ने क्या कर लिया, डिमांड का रूप ले लिया, और इसी डिमांड को कहा गया क्या, दहेज। देख रहा है आप, लोग ऐसी मजबूरी का फायदा उठाते, मतलब बाप क्या अपना बिटवा ना होने के कारण अपनी बेटी के विवाह में ज्यादा से ज्यादा हीरे जवाहरात दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है। लोगों ने उसी का फायदा उठा लिया। एक तो वो ऐसी लड़की ढूंढने लगी जिसका कोई भाई ना हो, दूसरा वो डिमांड करने लगे, भैया इतना चाहिए। तो क्या किया कि ये धीरे धीरे इसने गिफ्ट ने डिमांड का रूप ले लिया, जिसे दहेज कहा गया। लेकिन वर्तमान में इसका भी मतलब बदल गया। ध्यान समझिए, आज जो दहेज की डिमांड हो रही है ना, उस जिसके कारण एक माँ बाप के लिए अपनी ही बेटी का विवाह करना एक अभिशाप बन गया है, उस अभिशाप का जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बेटी का बाप है। क्योंकि उसको अपने धर्म का चाहिए, अपनी समाज का चाहिए, अपनी जाति का चाहिए, यहां तक कि उसको अपने कुल गोत्र का चाहिए। दूसरा, उसको सर्विस वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए, नासा का वैज्ञानिक चाहिए। खुद की बेटी रहेगी लुटिया छाप, उसे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस दामाद चाहिए ना इसरो का वैज्ञानिक, डायरेक्ट उसका हेलीकॉप्टर सूर्य पर लैंड करता हो। समझ रहे हैं? बेटियों के बाप को क्या लगता है कि एक पैसे वाला, एक सर्विस वाला ही तुम्हारा जीवन पाल लगा सकता है। अरे भैया, बेहतरीन इंसान होना चाहिए। बेहतरीन इंसान अगर सूखी रोटी भी खिलाएगा ना तो इज्जत से खिलाएगा, और वहीं पैसे वाला, सर्विस वाला जूते चप्पल देकर खिलाएगा। खा पाइएगा क्या? तो आज की डेट में दहेज का मुख्य कारण क्या है, बेटियों का बाप। क्योंकि उसको अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी समाज का चाहिए, अपने कुल गोत्र का चाहिए, पैसे वाला नौकरी वाला चाहिए। इन बापों की मेंटलों की वजह से आज घरों से लड़कियां भाग रही, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि मेरा बाप धर्म देखेगा, जाति देखेगा, समाज देखेगा, पैसा देखेगा, नौकरी देखेगा, अंधा कड़वा कुछ नहीं देखेगा, कर देगा, भाग चलते हैं। एक एमएलए, एक छोटा एमएलए विधानसभा में खड़े होकर बोल रहा था, आजकल लड़कियां बहुत सारी भाग रही, हम सबको मिलकर एक ऐसा कानून लेकर आना चाहिए जिससे कि वो भाग ना सके। अरे छोटा, तू अपना धर्म का नहीं छोड़ देता, तू अपनी जाति का नहीं छोड़ देता, तू अपना कुल क्यों नहीं छोड़ देता, गोत्र क्यों नहीं छोड़ देता, तू नौकरी वाला, पैसे वाला ढूंढने का ही नहीं छोड़ देता? नहीं भागेगी। देखना, एक बाप को देखा है कभी अपनी बेटी को नेल पॉलिश से लेकर जूते चप्पल तक उसकी पसंद के देता है, सिवाय जीवन साथी के छोड़कर। क्योंकि जीवन साथी के टाइम पे उसको अपना धर्म आड़े आ जाता है, अपनी समाज आड़े आ जाती है, अपनी जाति कुल गोत्र आड़े आ जाता है, पैसा दिखने लगता है, नौकरी दिखने लगती है। आज इन्हीं बापों की मेंटली की वजह से हजारों लड़के मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा लड़कियां भाग रही हैं, ये दिख रहा है कानून लाएंगे, ये दिख रहा है। अगर इतनी ही इज्जत प्यारी है ना, तो जहां वो चाहती ना वहीं कर दो, आपकी इज्जत भी बच जाएगी और किसी माँ का बेटा भी बच जाएगा। देखो भैया, ये भागना भगाना गलत है। सिर्फ उसके एक उल्टे बयान पर तुम्हारी जिंदगी उल्टी हो जाएगी। तुमको दिन में चांद, रात में सूर्य दिखने लगेगा। एक
केस था 2013 का। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की गंजी थी, टकली थी, एकदम सपाचट थी। पता नहीं उस लड़के को उससे कैसे प्यार हो गया। एक दिन वो बात कर रहे थे, उनके भाइयों ने देख लिया, लड़के को मार दिया। अब लड़के वालों ने भैया केस ठोक दिया कि बात ही तो कर रहे हैं। पता है लड़की क्या बोली कटघरे में? हम बात नहीं कर रहे थे, हम गलत गलत कर रहे थे। मतलब ये लड़का मेरे साथ गलत गलत कर रहा है। देख रहा है विनोद, लोग कहां तक गिर सकते हैं। इसलिए भैया इन टकलियों गंजियों के चक्रों में मत पड़ो। एंड मौके पर ये तस्वीर बदल सकती है, एक लम्हे में तकदीर बदल सकती है। खूब विश्वास पड़े तभी बात करना राजे, वरना कटघरे में भी तेरी गंजी बदल सकती है। इसलिए भैया इन टकलियों चक्रों में न पड़ो, अपना काम करो और करियर पर ध्यान दो। और जो कुछ भी है दिक्कत समझ रहा है ना, इन टकलियों के चक्रों में पड़ोगे तो ये बाप की वफादार बेटी बन जाएंगी और आपको बर्बाद कर देंगी। खैर हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा क्या है, दहेज है। तो आपको समझ में आया दहेज कैसे एक डिमांड का रूप ले लिया और वही डिमांड आज एक बाप का रूप ले लिया। अरे भैया कर दो जहां वो चाहती है। लड़का कभी दहेज नहीं मांगेगा क्योंकि उसको आपकी लड़की से प्यार है, आपके 2 कौड़ी के दहेज से नहीं। समझ में आया? आज की डेट में इस दहेज ने ना एक पत्नी के सिर्फ पति को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को जकड़ के रखा है। अगर गलती से भी एक छोटी गलती हो जाती है ना ससुराल वालों से, तो पूरे परिवार पर केस ठोक दिया जाता है, भले ही दहेज की बात हो या ना हो। आज भैया समाज बहुत शिक्षित हो जाए, इतना ज्यादा कोई दहेज की डिमांड नहीं करता, या गांव वगैरह में करता होगा, या वही लोग करते होंगे जो सर्विस वाला होगा, पैसे वाला होगा। कर दो बराबरी में शादी, लड़का कभी दहेज नहीं मांगेगा। क्यों देखने जाते हो उसकी औकात? क्यों अपनी बेटी के लिए अंबानी की औलाद खोजते हो? कर दो बराबरी में शादी, लड़का कभी दहेज नहीं मांगेगा। अगर आज की डेट में एक बेरोजगार लड़की एक बेरोजगार लड़के से शादी करे, मतलब थोड़ा बहुत कमाने वाले से करे, देखना दहेज की उतनी डिमांड नहीं होगी। लेकिन बापू को चाहिए अडानी की औलाद, फिर वो दहेज मांगने लग जाते, फिर ये चिल्लाते। अरे भैया उनके बापू ने भी उन पर खर्च किया होगा ना, तब जाकर पढ़ाई कितनी महंगी, शिक्षा कितनी महंगी, ये डिग्री वो डिग्री, दुनिया भर का खर्चा, तब जाकर जॉब लगती है। तुमने तो उठाया मुंह झोल लटांगा, फलाने की बेटी की नौकरी लगी, उससे शादी की बात करेंगे। अरे भैया अपनी भी औकात देख लो, अपनी बेटी रखी है 12वीं 12 बार फेल, तुमको चाहिए दामाद कलेक्टर। समझ रहे? कर दो बराबरी में शादी, कब लड़का कभी दहेज नहीं मांग। लेकिन लड़की के बाप की एक ही मेंटेलिटी होती है, जाति वाला, धर्म वाला, पैसे वाला, सर्विस वाला, बस। अरे भैया दायरा सीमित हो जाता है। हर लड़का पैसे वाला जॉब वाला थोड़ी ना हो सकता है। गरीब अमीर तो रहेंगे क्योंकि गरीबी रिलेटिव होती है, एक की तुलना में दूसरा गरीबी रहेगा। अगर आप सोचो सबके सब अमीर हो जाए, कभी संभव नहीं। तो आज की डेट में दहेज का मुख्य कारण क्या है? लड़की का बाप। माँ भी हो सकती है, देखा आप किसी घर में एकदम बिख्याल रख दी चंट। अब इसको लेकर सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। देखते हैं उसमें क्या क्या है। ठीक है, देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ध्यान से समझिए, टोटल इसमें कितनी धारा है? 10 धारा है। ध्यान समझिए, देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एकदम न्यूट्रल कानून है। मतलब कि अगर कोई लड़का वाला दहेज मांगता है तो उस पर भी केस ठोका जा सकता है, और अगर कोई लड़की वाला दहेज मांगे, मतलब दहेज को लेकर कुछ भी करे, तो उस पर भी केस ठोका जा सकता है। मतलब ये जेंडर वाइज्ड कानून नहीं है, ये मतलब न्यूट्रल कानून है, एकदम न्यूट्रल कानून। ध्यान से समझिए, इसकी जो पहली धारा है, मतलब धारा सेक्शन 1 में कहा गया है संहिता का नाम एवं विस्तार। संहिता का नाम मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विस्तार मतलब संपूर्ण भारत में, मतलब जहां पर भारत की सीमा क्षेत्र लगती ना, वहां तक ये लागू होगा। मतलब कि संहिता का नाम और विस्तार किसमें? धारा 1 में। अब देखिए धारा 2 में क्या कहा है? दहेज की परिभाषा, इसको ध्यान से समझिए। देखिए कोई चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे गाड़ी, घोड़ा, फोन, हीरे जवाहरात, जिसको हम इधर से उधर ले जा सके, कहीं भी ले जा सके, वो क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी व्याख्या कहां की गई है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2 का 21 में देखिए इसकी व्याख्या की गई। कोई भी चल संपत्ति हो, जो जैसे गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी, मोबाइल, हीरे जवाहरात, मतलब यहां से वहां हम ले जा सके, वो क्या है? चल संपत्ति है। अब दूसरा देखिए, कोई भी अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई लैंड हो गया, कोई भूमि हो गई, कोई मतलब ऐसी चीज जो जमीन से जकड़ी हुई हो, इधर से उधर ना ले जाया जा सके, वो क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी अचल संपत्ति, इसकी व्याख्या कहां है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इसकी व्याख्या है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा जब भी आपको मौका मिले। अब देखिए तीसरा है क्या? मूल्यवान प्रतिभूति, मतलब कोई भी शेयर, बॉन्ड, ये क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति। ये भी क्या है? दहेज का अपराध है। समझ रहे हैं आप? इसकी व्याख्या कहां है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2 का 31 में इसकी व्याख्या है। जैसे शेयर, बॉन्ड, दुनिया भर की चीजें, ये क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति है। ध्यान से समझिएगा। अब तीसरा कहा गया है विवाह के एक पक्षकार द्वारा, मतलब पक्षकार कोई भी हो, कि दूसरे पक्षकार को कुछ भी दिया हो, मतलब
चल संपत्ति, अचल संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति को कहा है दहेज एक अपराध है। ध्यान समझिएगा। अब इसमें कहा गया विवाह के एक पक्षकार के माता पिता, रिश्तेदार या अन्य के द्वारा किसी विवाह के दूसरे पक्षकार के माता पिता, रिश्तेदार या अन्य को कोई भी चल संपत्ति, कोई भी अचल संपत्ति, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति क्या है दहेज के लिए अपराध है। अब ध्यान समझिएगा। विवाह से पूर्व मतलब विवाह मतलब शादी से पहले, विवाह के समय मतलब जब विवाह बारात हो रही हो मतलब हो रही विवाह के समय या विवाह के पश्चात, तीनों क्या है अपराध है। और तीसरा क्या है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब मैं से मुंह से मांग लिया भाई साहब इतना चाहिए, और अप्रत्यक्ष मतलब बुआ काकी से कहलवा दिया भाई साहब आप कह दो ना इतना दे दें। तो समझ रहे, जब आप इतनी चीजों को मिला देते हो तो दहेज की परिभाषा बनती है कोई भी चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी और कोई भी अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूल्यवान प्रतिभूति या विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के एक पक्षकार के माता पिता, रिश्तेदार या अन्य के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार के माता पिता, रिश्तेदार या अन्य को विवाह के समय, विवाह के पूर्व, विवाह के पश्चात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जब इतनी सारी चीजों को आप मिला देते हो तो क्या बनता है दहेज की परिभाषा। ध्यान समझिए। लेकिन इसका एक अपवाद है, ध्यान समझिए। मुस्लिम धर्म में जो मेहर होती है एक सिक्योरिटी मनी, जब मतलब उनका होता है कुछ तो सिक्योरिटी, लड़की वालों को सिक्योरिटी दी जाती है, उसको इस दहेज में नहीं रखा गया है, मतलब ये इसका अपवाद है। दूसरा ये है कि उपहार, उपहार भी अपवाद है, लेकिन उपहार गिफ्ट किस हिसाब से होना चाहिए, रीति रिवाज के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से, मतलब छोटे मोटे उपहार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मर्सिडीज दे दी। दूसरा देने वाले की हैसियत होनी चाहिए। देने वाले की हैसियत मतलब जैसे लड़की का बाप है वो लड़की की शादी कर रहा है, अगर उसकी मर्सिडीज देने की हैसियत है वो दे रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दहेज में फंस जाएगा। इन्होंने क्या किया अपने बेटे से दिलवाया, भाई भाई आप दे दो, आप दे दो, लेकिन उसके भाई की औकात है क्या, औकात है देने की मर्सिडीज। तो ये भी क्या देने वाले की हैसियत होना चाहिए। दूसरा जो भी दिया जाएगा उनकी एक सूची बनी जाएगी। तो समझ में आया। दहेज की परिभाषा क्या है, कोई भी चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इधर उधर जा सके, कोई भी अचल संपत्ति मतलब इधर उधर ना जा सके, जमीन से जकड़ी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरा क्या है मूल्यवान प्रतिभूति, शेयर बॉन्ड, अब या विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के एक पक्षकार के माता पिता, रिश्तेदार या अन्य के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार के माता पिता, रिश्तेदार या अन्य को विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये सभी क्या है दहेज के लिए अपराध है। ध्यान समझिए। अब दहेज के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की 1961 की धारा 3 क्या कहती है, दहेज लेना, दहेज देना, दहेज का दुष्परिणाम तीनों अपराध है। मिनिमम 5 ईयर और जुर्माना में 10,000 से लेकर कहां दहेज की रकम तक। दहेज की रकम तक मतलब अगर आपने किसी से मर्सिडीज मांगी तो मर्सिडीज अगर 1.5 करोड़ की है ना तो 1.5 करोड़ तक ही वसूला जा सकता है। समझ में आया। अब देखिए दहेज लेना, आपको क्या लगता था कि दहेज लेना अपराध होता है? नहीं, दहेज अगर मैं ले रहा हूं वो भी अपराध है और अगर मैं दे रहा हूं वो भी अपराध है। समझ में आया। और दहेज का दुष्परिणाम भी अपराध है। दुष्परिणाम मतलब काकी ओ काकी तो हमारे बेटवा की शादी में फॉर्च्यूनर मिली थी, तुम्हारे बेटवा की शादी में क्या मिलेगी, मतलब किसी को उकसाना, ये भी क्या है दहेज का दुष्परिणाम। तो ये भी क्या है अपराध है। इसके लिए भी मिनिमम 5 साल की सजा हो सकती है, हो सकता है अगर मिनिमम ना हो तो आजीवन कारावास हो जाए। समझ रहे। इसलिए किसी को उकसाया मत करो कि मेरे बेटवा की शादी में ये मिला वो मिला। ध्यान समझिएगा सर, ठीक है। दहेज की रकम तक हो सकता है, अगर आपने किसी से मर्सिडीज ओजी मांगी तो ओडी की जितनी कीमत होगी ना तो वहां तक भी आपसे वसूला जा सकता है। ध्यान समझिएगा। अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 4 में कहा गया दहेज की मांग। आपने किसी से दहेज की डिमांड कर दी, कहां आप लड़की देखने गए, ठीक है, लड़की देखने गए, ठीक है, आपने ठूस ठास के खूब खा लिया, समोसा कचौड़ी गुलाब जामुन दुनिया भर की चीज। अब आप घर आ गए, घर के 3 दिन बाद आप कॉल करके कह रहे हैं साहब हमको लड़की पसंद नहीं आई है साहब ऐसा। वो कह रहा है क्या दिक्कत है साहब, हम सोच रहे थे आप हमें 50 लाख दे दो, 50 लाख दे दो। आपने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन किसी घर ठूठ ठास के खा के आए हो ना, अगर वो चाहे ना, अगर आपकी बेटी को आपने उसको निगलेक्ट कर दिया मतलब मना कर दिया किस कारण से, तो अगर वो चाहे ना वो केस ठोक सकता है कि ये मेरे घर आए थे, देखिए इनकी फोटो खींची, कोई समोसा खा रहा है, कोई कचौड़ी खा रहा है, कोई गुलाब जामुन ठूस के खा रहा है, तो वो अगर झूठा झूठा भी बोल देना जाकर तो आप फंस सकते हो। इसलिए किसी घर जाओ तो चुपचाप आराम से जाओ, ये नहीं कि हम ये वो फलाना ठिकाना। समझ में आया। दहेज की मांग, इसके लिए मिनिमम 6 मंथ और मतलब मैक्सिमम 2 ईयर की सजा हो सकती है। समझ में आया। इसलिए किसी घर में अगर लड़की देखने जाओ तो इतनी अच्छे से जाओ, मतलब इज्जत से जाओ। भाई लड़की नहीं आई पसंद, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये नहीं कि फलाना ठिकाना कंदी है, ये ऊंची है, काली है, गोरी है, तो वो ठोक भी सकता है उल्टा मुकदमा। इसलिए इज्जत से जाया करो, इज्जत से आया करो, ठीक है। अब धारा 4 में कहा गया है दहेज की विज्ञापन पर पाबंदी, मतलब
आप दहेज को प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब कि मुद्रित नहीं कर सकते, प्रकाशित मतलब पब्लिश नहीं कर सकते, दूसरा तीसरा प्रचारित मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अगर दहेज का कोई भी विज्ञापन करता है, उसका प्रिंट करता है, उसको प्रकाशित करता है या उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये क्या है, एक अपराध है। इसकी कहा गया धारा 4 का में इसको करना मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 5 बार की सजा हो सकती है। इसलिए देखा होगा आप आजकल बहुत इश्तेहार आते हैं, हम ऐसा कोई नहीं कहता कि हम हमारी लड़की है हम आपको 50 लाख दे देंगे, ऐसा कोई अगर हमारी लड़की शादी करेगा कोई नहीं कह सकता। हाँ इतना कह देता है हमारी एक लड़की है, ऐसे वैसे डॉक्टर वगैरह जो भी है इतना कह सकता है, लेकिन नीचे ये नहीं लगता भाई साहब ये इतनी खतरनाक है कि समझ में ना आ रहा है, बड़े बड़े न्यूज चैनल धरे के धरे रह जाएंगे, समझ में आए। इसलिए कोशिश करिएगा कि इसका विज्ञापन ना करें, इसको पब्लिक मुद्रित प्रिंटेड कुछ भी ना करें। अब देखिए धारा 5 में कहा गया दान दहेज के लिए कोई भी करार शून्य हुआ। करार का मतलब कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता, जैसे आपने क्या कहा आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपको बेटी के लिए लड़का वाले देखने आए, अब लड़के वाले ने लड़की देख ली, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भैया हम आपसे 50 लाख लेंगे, ठीक है, लड़की वाले ने कह दिया दे देंगे। अब लड़की वाले ने कहा हम अभी तो नहीं दे पाएंगे लेकिन शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दे देंगे। आपने कहा हम कैसे विश्वास कर लें, हमको तो विश्वास नहीं है। वो कहेगा ठीक है भैया एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपको शादी के इतने महीने बाद या उससे पहले इतने दिन बाद दे देंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो शादी को लेकर मतलब दहेज को लेकर कोई भी एग्रीमेंट शून्य होगा कोर्ट की नजर में, समझ में आया। इसलिए इन चीजों पर उत्तर मतलब शादी से लेकर आप कोई एग्रीमेंट बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे, समझ में आया। तो अब देखते हैं हम धारा 6, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 6 में क्या कहा गया है कि दहेज पर महिला या उसके वारिस का अधिकार होगा। ध्यान समझिए, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि विवाह के पूर्व मतलब शादी से पहले अगर कोई अन्य व्यक्ति क्या कोई भी सामान प्राप्त करता है तो विवाह के 3 महीने के भीतर मतलब 3 महीने के अंदर अंदर किसको लौटाना पड़ेगा, महिला को देना पड़ेगा। और यदि विवाह के पश्चात मतलब शादी के बाद कोई अन्य व्यक्ति कोई भी सामान प्राप्त करता है तो उसकी प्राप्ति के दिन से 3 महीने के भीतर महिला को वापस करेगा। और यार देखिए यदि महिला अवयस्क है मतलब 18 साल से कम है तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर महिला को सौंपेगा। अब आप कहेंगे कि हमारे देश में तो 18 साल से पहले शादी होती नहीं, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारी कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनमें 18 साल से पहले शादी हो जाती है। तो वो जैसे ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है उसको वो जो भी व्यक्ति को वो सामान मिला है वो वापस करेगा। अगर नहीं करता तो मिनिमम 6 मंथ की जेल और 5,000 का जुर्माना लग सकता है, जो कहां तक जा सकता है 2 वर्ष तक जेल जा सकता है या फिर मैक्सिमम या फिर 10,000 उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ध्यान समझिए, देखिए धारा 7 में क्या है, अपराधों का संज्ञान, संज्ञान का मतलब सुनवाई। ध्यान समझिए, देखिए अपराधों का मतलब डाउरी से लेकर दहेज को लेकर सुनवाई कौन सा जज कर सकता है। ध्यान समझिए, इसकी सुनवाई कौन करेगा, या तो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट। किस आधार पर करेगा, एफआईआर मतलब एफआईआर हो गई फर्स्ट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन, एफआईआर के आधार पर भी करता, स्वतः संज्ञान भी कर सकता है। मैंने कहा उसको उड़ के कहीं से भनक लग गई किसी भी रिश्तेदार पड़ोसी के द्वारा तो वो स्वतः भी संज्ञान ले सकता है। या कोर्ट कंप्लेंट, कोर्ट कंप्लेंट मतलब परिवाद, जिसको हम परिवाद, अगर किसी कोर्ट में भनक लग गई किसी के भी द्वारा कि ऐसा दहेज की बात हो रही है वो फलाना, तो वहां पर भी इसकी कोर्ट कंप्लेंट हो सकती है। ध्यान समझिए, मतलब प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट किसके आधार पर करेगा, एफआईआर, स्वतः संज्ञान ले सकता है, या कोर्ट कंप्लेंट परिवाद के बारे में। परिवाद मतलब अगर मतलब किसी को भनक लग जाना, मतलब भनक लग जाती है उड़ते उड़ते कि वहां पर इतना दहेज की डिमांड हो रही है, ये दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है, तो वो स्वतः संज्ञान ले सकता है। उसके साथ क्रूरता हो रही, ये हो रही, तो ये स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। ध्यान समझिए। अब देखिए धारा 8 में क्या कहा गया, अपराधों का संज्ञान असमनीय एवं अजमानतीय होगा। ध्यान से समझिए इस धारा को। धारा 8 में क्या कहा गया कि अपराधों का संज्ञान असमनीय एवं अजमानतीय होगा। अब ध्यान समझिए, देखिए संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब गंभीर प्रवृत्ति के अपराध, जैसे मर्डर, रेप, अपहरण, ये क्या है गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं। इनमें कोई वारंट नहीं दिखाया जाता है, डायरेक्ट उठाए ले जा सकता है। समझ में आया, जिन ऐसी मतलब ये ऐसे वो होते हैं जैसे अपराध जिनमें मिनिमम कम से कम 3 वर्ष की सजा तो हो ही जाती है, इसलिए इनमें नो वारंट, जिनमें सजा की प्रावधान 3 वर्ष से ज्यादा हो उनको नो वारंट दिखाए डायरेक्ट उठा के ले जाओ। दूसरा होता है कि असंज्ञेय अपराध मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे अपराध जो छोटे मोटे अपराध हों, किसी को चोरी कर लिया, किसी का कुछ बटुआ छीन के भाग गए, किसी को मतलब
छोटे मोटे नहीं होता, चोरी मोरी चोरी धकाड़ी जो भी, किसी को 2-3 थप्पड़ दिए धै धै, तो वो क्या है, छोटे मोटे असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें वारंट दिखाना अनिवार्य होता है, पुलिस आएगी आपको पकड़ेगी, वारंट दिखाएगी तभी आपको लेकर जा सकती है। अगर किसी को 2-3 थप्पड़ ठोक दिए और अगर वो वारंट नहीं लेके जाए तो आप वारंट मांग सकते, भाई साहब हमको वारंट दीजिए। लेकिन आपने अगर जघन्य अपराध किया, मतलब संज्ञेय अपराध किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस गंभीर अपराध, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का अपहरण कर दिया, किसी को अपहरण करके अपने घर में रख दिया, तो ये क्या है, ये संज्ञेय अपराध है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध में इनमें कोई वारंट नहीं दिखाया जाता। तो समझ में आ गया होगा संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जो गंभीर प्रवृत्ति के हो। असंज्ञेय अपराध मतलब किसी को 2-3 थप्पड़ मार दिए, किसी की बटुआ छीन लिए, कहां जा रहे हो, समझ में आया। अब ये क्या होता है, क्या जमानती अपराध, ध्यान समझ, बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है, जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस, जिनमें जमानत मिलना आपका अधिकार होता है, मतलब आपका अधिकारी होगा, आपको जमानत मिलेगी ही मिलेगी, ये आपका अधिकार है। क्या इसको क्या कहते हैं, जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस। अब एक देखिए, अजमानती अपराध मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं होगा, कोर्ट पर डिपेंड करेगा, मतलब कोर्ट आपको छोड़ेगा या नहीं, मतलब आपको रिहा करेगा या नहीं, मतलब इसमें जमानत मिलना आपका अधिकार होता ही नहीं है, ध्यान समझ में आया। तो जमानती अपराध क्या होंगे, वैसे अपराध जिनमें जमानत मिलना हमारा अधिकार होता है, और अजमानती अपराध मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब जिसमें हमको जमानत मिलना हमारा अधिकार नहीं होता है, मजिस्ट्रेट पे, जज पर डिपेंड करता है देगा या नहीं देगा, समझ में आया। अब देखिए समनीय अपराध मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है, जिनमें समझौता हो सकता है, मतलब कोई भी मामला होगा चल रहा है तो जिनमें समझौता हो सकता है, उसमें हम क्या कहते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब देखिए असमनीय अपराध मतलब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिनमें समझौता नहीं हो सकता। अब इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए अपराधों का संज्ञा असमनीय अजमानती होगा। अब इसको संज्ञेय में रख ली, मतलब संज्ञेय अपराध मतलब क्या, गंभीर प्रवृत्ति का अपराध, क्या, डाउरी। अब असमनीय मतलब जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं होगा, कोर्ट पर डिपेंड करेगा, और ये क्या अजमानती होगा। अजमानती मतलब क्या होगा, जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं होगा, और असमनीय मतलब जिनमें समझौता नहीं हो सकता। तो समझ में आया ये क्या चीज है, कि अपराधों का संज्ञा डाउरी से रिलेटेड संज्ञा असामान्य और अजमानती होगा। आप इन तीनों चीजों को देख सकते, संज्ञा अपराध मतलब गंभीर प्रवृत्ति का होगा ये दहेज, और क्या लिखा, असमनीय मतलब क्या होगा, जिसमें समझौता नहीं हो सकता। अजमानती मतलब जिनमें जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं होगा, कोर्ट पर डिपेंड करेगा। समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 8 का में क्या कहा गया, कि सबूत का भार मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, आरोपी पर होगा। मतलब जैसे किसी ने आप पर इल्जाम लगा दिया कि इसने दहेज की डिमांड रखी, अब दहेज की डिमांड मतलब किसी ने इल्जाम तो लगा दिया, अब वो लगा के चल गया, अब आप जुटाते रहिए सबूत। तो समझ में आया, सबूत का भार किस पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब किसी ने आपको झूठा बोल दिया ना कि इसने हमसे दहेज मांगा ये वो, अब आप वो तो चला गया, ठोकने वाला केस लगा के चला गया, अब आपके सबूत जुटाते रहिए। तो थोड़ा इसमें चेंजिंग की जरूरत नहीं है, चेंजिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे तो कोई भी इल्जाम लगाया देगा, अब बेचारा कहां सबूत जुटाता रहेगा। समझ में आया। अब देखिए धारा 8 के खा में क्या कहा गया, कि दहेज प्रतिशील अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। किस लिए, ताकि वो नियमों का पालन करवा सके, दहेज को लेने देने मांगने या इसको मतलब जो भी सबूत वगैरह हो एकत्रित करने में काम करेंगे। तो क्या राज्य सरकार इनकी नियुक्ति कर सकती है अपने हिसाब से। अब देखिए धारा 9 में क्या कहा गया, कि केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार है, कि डाउरी प्रोहिबिशन को लेकर जो और भी सशक्त मतलब नियम कानून बना सकती है। वैसे ही धारा 10 में क्या कहा गया, राज्य सरकार की शक्ति का विस्तार है, कि डाउरी से रिलेटेड और भी नियम कानून सख्त मतलब कड़क बना सकती है। इसमें राज्य सरकार की शक्तियों का विस्तार है, नौवीं केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार है। आप ध्यान से समझिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एक तरफ तो कहता है कि मैं एकदम न्यूट्रल हूं, मतलब मेरा उल्लंघन लड़के वाले करें या लड़की वाले करें, दोनों अपराध है। फिर भैया हमारी पुरानी आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड की धारा 304B और जिसकी जगह आज किसने ले लिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने 80 ने ले लिया। इसमें क्या कहा गया, दहेज मृत्यु, ध्यान समझिएगा। इसमें कहा गया है अगर किसी महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थिति में हो जाती है, मतलब कोई हादसा ना हुआ हो, कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, बीमारी से ना मरी हो, हार्ट अटैक से ना मरी हो, अगर असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को क्या माना जाएगा, दहेज मृत्यु माना जाएगा। इसके लिए मिनिमम 7 ईयर या आजीवन कारावास हो सकता। अब ध्यान से समझिएगा, इसको तो आपने दहेज मृत्यु मान लिया, अगर लड़का असामान्य परिस्थिति में मर गया तो उसको आपने दहेज मृत्यु नहीं मानी
माना कि नेचुरली लड़की ने दहेज को लेकर क्रूरता ना दिखाई हो, लेकिन और भी क्रूरताएं होती, और भी प्रताड़नाएं होती जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली होगी। तो समझ में आया, इसको सुधारना चाहिए। समझ में आया? जैसे ही देखिए हमारी पुरानी इंडियन पीनल कोड 498 और जिसकी जगह आज किसने ले लिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 85। इसमें दोनों में क्या कहा गया, क्रूरता, क्रूरटी को बताया गया कि वोमेन्स के खिलाफ, मतलब अगर किसी मतलब महिला को आप प्रताड़ित करते हो, फिजिकली टॉर्चरली, मेंटली जो भी टॉर्चर करते हो, क्रूअल्टी मतलब क्रूरता दिखाते हो, तो ये क्या, इसके लिए 3 ईयर मतलब 3 साल की सजा हो सकती। अब आप एक बात बताइए, अतुल सुभाष किसको दिखाया आपने, और उसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान समझ में आएगा आपको कि अतुल सुभाष जो था ना, उसकी वाइफ ने उस पर केस ठोका था। किसके तहत, आईपीसी 498 के तहत या बीएनएस की धारा 85 के तहत, मतलब कि मेरा पति मेरे साथ क्रूरता करता है, मानसिक प्रताड़ना, फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करता है, जबकि मर कौन गया, अतुल सुभाष। अब आप एक बात बताइए, जब उसका पति अतुल सुभाष उसके खिलाफ मतलब क्या क्रूरता करता था, प्रताड़ित करता था, मरना किसको चाहिए था, निकिता को, मर कौन गया, अतुल सुभाष। तो मतलब समझ गए, ये दोनों धाराएं वोमेन्स के लिए है, मतलब पुरुषों के लिए नहीं है। अब इनमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आज की समाज में लगता ही नहीं है कि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है, क्रूरता का शिकार हो रहा है। भले दहेज के कारण लड़की वाले ना मांगते होंगे, बोल रहा हूँ ना मांगते होंगे, लेकिन भैया और भी प्रताड़ना होती है, दहेज का बार बार डर, एलिमनी का बार बार डर। तो समझ में आया, इन दोनों में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। तो समझ में आया, आज की वीडियो में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।